हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है और आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन ये तभी ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा जब इसका कंटिन्यू रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने रिविजन सीरीज भी चलाया है, जिसका कि यह पार्ट 9 है। और आज के रिवीजन सीरीज के पार्ट 9 में हम लोग 17th और 18th वीडियो के कंटेंट को रिवाइज करने वाले हैं। बिल्कुल 20 से 25 मिनट आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट यूं रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करना जैसे मैं जो भी बोलूँगा हाँ ये याद है, ये याद है, इस तरीके से आपको माइंड में करते चलना है कि हाँ मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है। इस तरीके से सबसे जल्दी रिविजन होता है। और उस बेसिक वीडियो का 27th वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर आज के शाम 7 बजे अपलोड हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना दिया गया है, और इस टेलीग्राम पे चैनल पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्विज भी करवाए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे उदित एकेडमी सर्च कीजिए, फिर हमारा टेलीग्राम पेज आएगा, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा स्लाइड रेडी है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पार्ट 1 हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए, क्षय रोग को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। और इस टीबी में होता क्या है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कौन सा अंग होता है हमारे शरीर का? लंग्स यानी फेफड़ा। और फेफड़ा में पता है ना, फेफड़ा की मदद से हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो यदि इन्फेक्शन फेफड़ा में होगा तो फेफड़ा से क्या होगा? हवा के जैसे हम लोग छींकेंगे या फिर सांस छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? इसका इन्फेक्शन बैक्टीरिया क्या होगा? बाहर निकलेगा, और इस तरीके से वो हवा के द्वारा फैलेगा। तो क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या आएंगे आपको फिर से मैं क्लियर कर दूं एक बार फटाफट। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग को और क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्षय रोग में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड अंग कौन सा है? बॉडी का सबसे ज्यादा संक्रमित कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा फैलता है। और ये किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और क्षय रोग में हमारे किस अंग में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है? तो वो लंग्स में होता है। किस में होता है? लंग्स यानी फेफड़ा में। और कफ के साथ यानी मुंह का जो खखार आता है उसके साथ ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य सर्दी किससे होता है? जो नॉर्मली सर्दी होता है, जुकाम होता है, वो राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार में कपकपी उच्च ज्वार निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ द्वारा होता है? देखिए, यदि हम लोग मलेरिया बुखार की बात करें तो मलेरिया में क्या होता है? उच्च बुखार आता है। ज्वार मतलब क्या हुआ? बुखार आता है, और साथ ही साथ कपकपी यानी ठंड लगता है। तो वो किसके कारण होता है? तो हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ है, जिसके कारण कि मलेरिया बुखार में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है? तो एमीबियासिस, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अमीबियता। और ये एमीबियासिस एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है। और एमीबियासिस से क्या क्वेश्चन आएगा? ये एमीबियासिस यानी अमीबियता होता किसके कारण है? तो एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये एक पैरासाइट है यानी परजीवी है, और ये होता किसके कारण है? तो एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी एक संक्रमित बीमारी है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। तो ये किसके कारण होता है? तो मेनली रक्त आच्छादन के कारण होता है। रक्त के कांटेक्ट हो जाने से, ब्लड कांटेक्ट होने से। यदि कोई हेपेटाइटिस बी का क्या है, पेशेंट है, और उसका ब्लड यदि नॉर्मल इंसान के ब्लड से कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या होता है? फैलता है। अब वो ब्लड फैलने का
माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये ब्लड एक दूसरे को देने से हो सकता है। अगर कोई ब्लड जो पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस बी है और नेक्स्ट पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, अगर हेपेटाइटिस वाला ब्लड इसको दे देंगे तो हेपेटाइटिस फैल जाएगा। सेक्स के दौरान यदि ब्लड कांटेक्ट हो गया तो इसके कारण भी होता है। बेबी चाइल्ड के कारण भी होता है, बच्चा जन्म देने टाइम ये दाढ़ी मूंछ बनाने से भी कट फट लग जाता है, इस कारण से अस्तूरा से। इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं नीडल जो भी है ब्लड कांटेक्ट अगर आ गया तो आपका ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इस कारण से इसका आंसर जाता है क्या, रक्त आच्छादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोपिंग कफ किससे होता है? तो वोपिंग कफ जो होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। किसके कारण? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। और इसी कारण से वोपिंग कफ को हम लोग पर्ट्यूसिस बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस बीमारी वोपिंग कफ को कहा जाता है। तो वोपिंग कफ किसके कारण होता है? तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण, और बॉर्डेटोला पर्ट्यूसिस के कारण ही वोपिंग कफ को पर्ट्यूसिस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग भैया फ्लू भी विषाणु जनित रोग है, पोलियो भी विषाणु जनित रोग है, एड्स भी विषाणु जनित रोग है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पोलियो वायरस के कारण होता है, एड्स HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। तो आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन अलग है। जैसे ऑप्शन क्या है? हेपेटाइटिस, जी हाँ ये भी विषाणु जनित रोग है। पोलियो, जी हाँ ये भी विषाणु जनित रोग है। और एड्स ये भी विषाणु जनित रोग है। तो आंसर हो जाएगा टोटल सारा इनमें से सभी क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। तो मेनली मोटा मोटी यदि आप बात करें तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं जो आपको 3-4 याद रखने हैं? हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स और फ्लू। ठीक है, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग हैं जो कि वायरस के कारण फैलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के पहचान के लिए की जाती है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के पहचान के लिए किया जाता है। किसके पहचान के लिए? टाइफाइड के पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेबीज का टीका का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रेबीज का टीका का सर्वप्रथम खोज लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज होता किसके कारण है? तो कोई भी दांत वाला हो जिसके मुंह में लार हो वहां पे क्या होता है? रेबीज नाम का वायरस होता है। क्या होता है? रेबीज वायरस होता है। और यदि आपको कट लिया और आपके ब्लड से कांटेक्ट हो गया उसके सलाइवा का यानी लार का, तो वो वायरस आपके बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे वो आपके ब्रेन को इन्फ्लामेशन देगा। ब्रेन इन्फ्लामेशन कर देगा यानी आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगा और फिर धीरे धीरे पागल होने लगता है इंसान। तो रेबीज का टीका इसलिए दिया जाता है ताकि रेबीज से बच सके। तो रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुईस पास्चर ने खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है? तो रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण होती है। किसके कारण? इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन को ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन काफ़ी टाइप्स के होते हैं जैसे IgG, IgE, IgD, IgM, IgA। तो कितना हो गया? 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। तो रोग के विरुद्ध जो प्रतिरोधकता किसके कारण होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण। और इम्यूनोग्लोबुलिन को और क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा कौन से प्रोटीन स्रावित किया जाता है? तो विषाणु जैसे कोई कोशिका है उस पर अगर कोई विषाणु अटैक कर दिया तो वो विषाणु क्या कहते हैं? विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा ये जो कोशिका क्या स्रावित करेगा ताकि वो खुद को बचा सके? तो इंटरफेरोन नाम का प्रोटीन को क्या करता है? स्रावित करता है विषाणु जनित कोशिका। ठीक है, इंटरफेरोन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन, बीटा इंटरफेरोन एंड गामा इंटरफेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहते हैं? अगर सुरक्षा का प्रथम पंक्ति बात करें तो आपका सुरक्षा मुंह से ही स्टार्ट होता है। और मुंह में होता क्या है? सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है? सलाइवा मतलब सलेष्म। क्या? सलेष्म। म्यूकस, जो हम लोग क्या बात करें? म्यूकस, जो मुंह में म्यूकस है, लार है, सलेष्म है, उसी को म्यूकस कहते हैं। और त्वचा, ये दोनों चीज सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहलाती है। तो त्वचा एवं सलेष्मा झिल्ली क्या कहलाती है? की कहते हैं सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पार्ट 1 का कंटेंट को कवर कर लिए। अब हम लोग धीरे धीरे
पार्ट 2 के भी वीडियो को, पार्ट 2 के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। फिर आज शाम में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी देखेंगे बायोलॉजी #27, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी शाम तक में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पार्ट 2 अब रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? हम तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम सीक्वेंस में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी काम सीक्वेंस में करते हैं तो ज़्यादा बेटर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। वहाँ से भी पढ़ा सकते थे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? यानी अगर आपको शुरुआत हुई एलर्जी का, तो एलर्जी के शुरुआत में कौन सा एंटीबॉडी निकलता है? तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। आपको मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। जी एलर्जी शुरू नहीं करता है, मतलब एलर्जी के शुरुआत में, मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि एलर्जी के शुरुआत में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही एंटीबॉडी, भैया एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से डिनोट करते हैं। आपको 3 के बारे में ध्यान रखना है। आईजीए के बारे में, ये माँ के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का जो पहला दूध होता है उसको कहते हैं। तो उस माँ के पहले दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। फिर एलर्जी में कौन काम करता है? एलर्जिक रिएक्शन में सबसे ज़्यादा निकलने वाला सबसे पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या कर सकता है? अपरा को पार कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने कई तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, लेकिन चलिए मैं क्वेश्चन वाइज देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है। तो कोलेस्ट्रम मतलब आप समझ गए होंगे कि माँ के दूध को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है। कोई भी जो एंटीबॉडी है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। कोई भी एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होते हैं? तो टी लिम्फोसाइट के कारण होते हैं। कोशिका संवाहित रोग, वैसा रोग जो कोशिका के द्वारा संवाहित होता है, उसके प्रतिरोधी के लिए प्रतिरोधक क्षमता कौन जनरेट करता है? तो वो टी लिम्फोसाइट। क्या? टी लिम्फोसाइट। चाहे आप पूछ देता कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में ही बनता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट बाद में वो थाइमस में चला जाता है, जिस कारण से इसका नाम क्या हो गया? टी लिम्फोसाइट, जब वो मैच्योर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हे फीवर किससे होता है? तो हे फीवर जब भी होता है एलर्जी से होता है। एलर्जिक रिदमी को ही हम लोग ए फीवर कहते हैं। हे फीवर कहते हैं जैसे आंख में लाली पल आना, जुआना, जुकाम हो जाना, थोड़ा हल्का बहुत फीवर आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हे फीवर कहते हैं। हे फीवर किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। और एलर्जी कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पोलन ग्रेन दिया हुआ है, तो पोलन ग्रेन मतलब परागकण से किसी किसी को क्या होता है? एलर्जी होता है, ठीक है। एलर्जी के लिए सबको का अलग अलग हो सकता है, किसी से कुछ, हर इंसान को अलग अलग चीज़ से एलर्जी होता है। मास्ट कोशिका स्रावित करती है। मास्ट कोशिका हिस्टामिन स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? हिस्टामिन। क्या? हिस्टामिन नाम का है एंजाइम जो कि सिक्रीट करता है, स्रावित करता है। कौन? मास्ट कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है। भैया बी लिम्फोसाइट बोले चाहे टी लिम्फोसाइट, कोई भी लिम्फोसाइट होगा तो वो बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा में। बात अलग है कि वो मैच्योर होकर के कहाँ चला जाएगा? थाइमस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? तो प्रतिरक्षी जो बनती है वो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा ही प्रतिरक्षी को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एचआईवी का फैक्ट्री कहा जाता है? एचआईवी का फैक्ट्री मैक्रोफेजेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैक्रोफेजेज को एचआईवी का फैक्ट्री कहा जाता है। और एचआईवी क्या है? एक वायरस है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये इसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है? तो एलिजा टेस्ट है, ठीक है।
इस तरीके से आपको रिवीजन करना है ताकि एक पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट्स को आप रिवाइज कर पाएं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वसिका अंग है? प्राथमिक वसिका अंग है अस्थि मज्जा व श्वेत रक्त। एक सेकेंड, गलत है ये, अस्थि मज्जा व थाइमस होगा। सॉरी, मिस्टेक से मैंने बोल दिया, क्योंकि थाइमस माना जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, थाइमस। तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा व थाइमस। कौन सा प्राथमिक वसिका अंग है? तो भैया अस्थि मज्जा व थाइमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर सकता है? अपरा यानी प्लेसेंटा, ये जो बेबी है जिसमें, उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, वो कौन सा एंटीबॉडी पार कर सकता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या कर सकता है? प्लासेंटा को पार कर सकता है। एक बार फिर से तीनों के बारे में सुनिए। इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या कर सकता है? प्लासेंटा को पार कर सकता है, यानी अपरा को पार कर सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या कर सकता है? क्या है? तो माँ के एंटीबॉडी में पाया जाता है, माँ के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, सॉरी एंटीबॉडी ने, माँ के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, यानी पहला दूध में। और इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? ई, वो एनर्जी में पार्टिसिपेट करता है। अगर कहीं एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सा के पार्टिसिपेट करता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई। समझ में आया? तो एक बार आंसर टिक कर देते हैं। कौन सी एंटीबॉडी अपरा को पार नहीं कर सकते, पार कर सकती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलर्जी के विरोध में सबसे अधिक निर्मित एंटीबॉडी है? क्वेश्चन वही आ गया कि एलर्जी में सबसे अधिक और सबसे पहला कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेनली बी सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी सेल से। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो मेनली संबंधित है वो बी सेल से संबंधित है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फटाफट आप लोग क्या कहते हैं, आपका फटाफट रिवीजन मैंने करवा दिया, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया, और आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अब रिवीजन कम टाइम में आपको करवाऊं, ठीक है, क्योंकि अब समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं भी कहूँगा कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और लास्ट मई तक में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर को कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि 12th क्लास में इकोलॉजी यूनिट बचा हुआ है, पर्यावरण, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पर्यावरण सारा करवाऊंगा। उसके बाद कुछ 11th के टॉपिक हैं, जैसे कि सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले टॉपिक, वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर डाइवर्सिटी वाले करवाऊंगा, और फिर कुछ सेल से डिवीजन बचा हुआ है, वो सेल डिवीजन करा करके फिर हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट का जो लास्ट मई के बाद जो बचेगा दिन, 5 से 6 दिन, उस दिन हम लोग भर भर के रिवीजन करेंगे, और भर भर के रिवीजन करके फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आज के शाम वाले वीडियो में, शाम वाले क्लास में। तो ओके, बाय एंड स्टे ट्यून। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।